प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। इसका मतलब आज तक तुम मुझसे झूठ बोलती रही। तुमने ये भी नहीं सोचा कि अपनों का हक मारने वाला सबसे पहले अपनी ही नजरों में मर जाता है। तुम मेरे भाई और उसके परिवार को यहां से निकालना चाहती थी। एहतियात और लापरवाही की बात तो तब पैदा होती है जब करीब रहें। दूरी इन सब से महफूज रखती है। आप जो खरीदना चाहती है ना, वो मैं कभी नहीं बेचूंगा, और आप किसी कीमत पर उसे खरीद भी नहीं पाएंगे। लेकिन शंकर तो अब ठीक हो गया ना, फिर क्यों मजबूर हो? हमने जो कुछ भी किया है अपना फर्ज समझ के किया है। लोग आए तो हमारी मर्जी से है, मगर जाएंगे अपनी मर्जी से। क्यों सुजाता? लाचार मर्जी के मालिक नहीं, मजबूरी के वश में होते हैं। लेकिन शंकर तो अब ठीक हो गया ना, फिर क्यों मजबूर हो? हमने जो कुछ भी किया है अपना फर्ज समझ के किया है। इसे एहसान मत समझना। एहसान समझोगी तो चुका नहीं पाओगी, क्योंकि उस लायक नहीं हो तुम लोग। लेकिन आप लोग वापस कब जा रहे हैं? बहुत जल्द ही मैं उनसे बात करती हूँ। अब बात करेंगी महारानी, जैसे हमें इसकी जरूरत हो। अगर ये लोग खुद से नहीं गए ना, तो मैं इन्हें धक्के मारकर बेइज्जत करके निकाल दूंगी घर से। गरीबों के पास कुछ और हो ना हो, खुददारी जरूर होती है, और वो भी दुखती रग की तरह। बस जरा सी उंगली रख दो तो बहुत जोर से दर्द होता है। देख लेना दीदी, ये लोग बहुत जल्द चले जाएंगे। ये मेरा तजुर्बा है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? लेकिन शंकर भाई भी कहाँ गैर हैं? उनके साथ सूरज भाई का रवैया तो ठीक है, लेकिन अंतरा बाजी का रवैया कुछ अजीब सा है। हाँ सलमा, बहुत फर्क है दोनों के रवैये में। सूरज शंकर की तरह साफ और पाक दिल इंसान है, जबकि अंतरा, जब भी उसे देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और। अंतरा बाजी एक पहेली की तरह है, जिसे जितना सुलझाओ उतनी ही उलझती जाती हैं। सलमा, मतलब परस्त होते हैं ऐसे लोग जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सलमा, देखना, ये अंतरा एक दिन दोनों भाइयों के बीच दरार और दीवार दोनों खड़ी कर देगी। क्या पता दरार और दीवार दोनों खड़ी कर चुकी हूँ और किसी को नजर नहीं आ रही। हो सकता है सलमा ये सब सच हो, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी इंसान इतना लाचार और मजबूर कैसे हो सकता है? अपना दुख तो फिर भी कोई सह लेता है, पर अपनों की कमी कभी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुजाता बाजी यहाँ कैसी जिंदगी जी रही है,
इस बात का एहसास तो होता ही होगा। पर खुद शंकर भाई मेहमानों की तरह रह रहे हैं यहाँ। जबकि ये घर उनका भी है। अमर सिंह की पूरी जायदाद में शंकर बराबर का हिस्सेदार है। फिर ऐसी हैसियत क्यों, समझ में नहीं आता। सलमा, अगर सूरज नहीं मिला होता ना तो शंकर अपना इलाज भी ठीक से नहीं करवा पाता। समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है कि शंकर को अपने हक के बारे में पता ही नहीं है, या उसे बताया नहीं गया है। और अगर उसे मालूम है तो उसने अपने बच्चों को ऐसी गुर्बत की जिंदगी जीने पर क्यों मजबूर कर रखा है। सलमा, मैं जाता हूं उसके पास, पूछता हूं उससे अगर ये कुर्बानी है तो जायज नहीं है। तुमने मुझे बिना बताए शादी कर ली? तुम्हें अपने प्यार की कदर है, मगर मेरी इज्जत की कोई कदर नहीं। जो औलाद परिवार के सम्मान की रक्षा न कर सके उसे जीने का कोई हक नहीं। मैं क्या जवाब दूंगा रमाकांत? क्या मुंह दिखाऊंगा समाज को? जो इंसान जिंदगी भर सर उठा के जीता रहा है, आज तुमने उसे सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। मैं सुजाता का साथ नहीं छोड़ सकता बाबूजी। तो आज से ये समझना कि मेरा हाथ तुम्हारे सर पर से हट गया है। चला गया यहाँ से। जा, जा। और आज के बाद कभी इस घर की ओर मुड़कर भी मत देखना। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भैया, बाबूजी की बहुत याद आ रही है। तुम्हारे और बाबूजी के बीच में जो भी हुआ, उसमें गलती तुम्हारी थी या बाबूजी की थी, इसका फैसला तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और उसका प्रायश्चित मैं करना चाहता हूं। शंकर, तुम खुद बताओ, इस आलीशान मकान में मैं ऐशो आराम के साथ रहूं और मेरा भाई वहां उस गांव में अपने परिवार के साथ गरीबी की जिंदगी गुजारे? तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते क्या मैं ये सहन कर पाऊंगा? अमीरी गरीबी होती क्या है भैया? सिर्फ मन का भ्रम या अंतहीन सफर। धन दौलत जितना भी हासिल किया जाए कम है भैया। खुश रहने के लिए दिल में सुकून का होना बहुत जरूरी है। तो यही सुकून मैं भी तो चाहता हूं। इसलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं, गुजरी बातों को दिल से निकाल दो। यहां रहकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। अपनी मिल में मेहनत करो। हम दोनों भाई मिलकर इस मिल को और बुलंदी पर ले जाएंगे। तुम मेरे भाई हो, इसलिए इस जायदाद पर जितना हक मेरा है उतना हक तुम्हारा भी है। लेकिन भैया, मुझे ये हक नहीं चाहिए। शंकर, प्लीज, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। वहां पहले से ही तुम्हारे बहुत से दुश्मन हैं। भैया, तो क्या दुश्मनों के डर से हम जीना छोड़ देंगे? मुझे वहां जाना होगा। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है भैया। शंकर, तुम्हारी नाराजगी बाबूजी से थी। बाबूजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर बाबूजी होते ना तो वो भी तुम्हें 40 गांव वापस नहीं जाने देते।
शंकर, समझने की कोशिश करो, वहां तुम्हारी जान को खतरा है। चाहे जो भी हो भैया, मजदूरों के हक की लड़ाई मैंने छेड़ दी है। अब उस लड़ाई को तो मुझे लड़ना ही होगा। आप लोगों के यहाँ रहने में कोई अड़चन वाली बात नहीं है, मगर आपने और शंकर भैया ने जो अब्दुल्ला और उनके खानदान को अपने साथ रखा है, ये अड़चन की बात है। गैरों के लिए अपनों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समझ में नहीं आता, किसे अपना कहें किसे पराया, किसे दिल में रखें किसे नजरअंदाज करें। ये सब मेरे बस में नहीं है। हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। आप लोग अपने हैं, मगर जिस अब्दुल्ला भाई ने अपनी एक किडनी दे दी, उसे पराया कैसे समझें? दीदी, आपने अब्दुल्ला और उनके परिवार को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दी है। नहीं प्राची, जितनी इज्जत मुझे उन्हें देनी चाहिए थी उतनी नहीं दे पा रही हूँ मैं। नहीं तो क्या मैं उन्हें सर्वेंट क्वार्टर्स में रखती? चाची चाची भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। ठीक है, मैं इसे किचन में खाना खिला कर आती हूँ। अब आप इन्हें किचन में खाना खिलाएंगी? पल्लवी बुआ सही कहती थी, आप हम सबका धर्म भ्रष्ट करेंगी। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चे का रूप भगवान की तरह हो सकता है, मगर बच्चे भगवान नहीं होते हैं, शैतान होते हैं, शैतान। किसकी बर्बादी की बात कर रही हो? अंतरा, बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। शंकर मेरा छोटा भाई है और उसके प्रति अपना फर्ज निभाते हुए अगर मैं बर्बाद भी हो गया ना तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा। मत सोचिए, मगर बाबूजी के प्रति भी तो आपका कोई फर्ज बनता है। किस तरह शंकर ने उनके दिल को ठेस पहुंचाई थी, उसी सदमे ने उनकी जान ले ली। बाबूजी की वजह से तो मैंने आज तक शंकर को तलाश करने की कोशिश नहीं की। उसके लिए अपने मन में प्यार नहीं पनपने नहीं दिया। लेकिन इन हालात में जब वो कुछ काम करने लायक नहीं है, कुछ कमाएगा नहीं, तो अपने बीवी बच्चों को कैसे पालेगा? तो रोक लीजिए उसे। मगर अगर बाबूजी की आत्मा को बुरा लग गया ना तो उनके श्राप से सबका सत्यानाश हो जाएगा। नहीं अंतरा, बड़े बुजुर्गों की सदा भी बच्चों के लिए आशीर्वाद की तरह होती है। समय आने तो देखते हैं क्या होता है। तब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। सोच लीजिए। सोच लिया कि शादी कहाँ करानी है। शादी? किसकी शादी? कहाँ होनी है? किसकी बात कर रहे हैं आप? प्राची की। और किसकी? अपनी साली की शादी धूमधाम से करूंगा। रघुवंश जी के बेटे से रिश्ते की बात चलाई है। अंतरा, अगर प्राची रघुवंश जी की बहू बन गई ना तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। हम कब तक यहाँ रहेंगे? अब एहसानों का बोझ मुझसे सहन नहीं हो रहा है। एहसान कैसा? ये घर अपना है। तुम्हें सूरज भैया के अपनेपन में कोई कमी महसूस हुई? भाई साहब की वजह से ही तो हम सब सहने के लिए मजबूर हैं, वरना मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? किसी ने कुछ कहा तुमसे, या खुद तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है? ज्यादा देखो, ये घर, ये जायदाद, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सब बाबूजी की है। अगर हम सही समय पर यहाँ आ जाते तो ये सब हमारा भी होता। वैसे भी हमें यहाँ रोकने की जिद भैया की है। वो तो मुझसे कह रहे थे कि मैं मिल में उनका हाथ बटाऊं। मैंने ही मना कर दिया। अच्छा किया आपने। अपनों के बीच अगर परायों सा व्यवहार हो तो बहुत दुख होता है।
और वैसे भी मेहमान को कहीं तब तक रहना चाहिए जब तक अतिथि सत्कार की परंपरा निभाई जा रही है। इज्जत इसी में रहती है। सम्मान बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। सही कह रही हूँ मैं। यहाँ सम्मान एहसान में बदल चुका है। घबराओ मत। जिन हालात ने हमें मजबूर किया था वही हालात हमें मजबूत भी करेंगे। हम बहुत जल्द 40 गांव लौटेंगे। अच्छा सूरज बेटा, अब इजाजत दो। इनायत चाचा, इतनी भी क्या जल्दी? अभी तो आपसे जी भर के बातें भी नहीं हुई और आप जाने की बात कर रहे हैं। अपनों से भला कभी जी भरता है बेटा? कभी नहीं। तड़प बरकरार रहे तो मोहब्बत आबाद रहती है। और बेटा, अब तो शंकर भी ठीक हो चुका है। और हाँ, अब्दुल्ला पर किए गए एहसानों को मैं नजरअंदाज नहीं कर पाऊंगा। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। लेकिन चाचा, फर्ज पे एहसान कहकर आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। और हाँ, अगर वाकई चोट पहुंचाई हो तो मैं माफी चाहता। लेकिन मेरा मकसद वो नहीं था। मैं तो बस इतना जानता हूं कि कोई तुम्हारे लिए पसीना बहाए तो उसके लिए खून बहा दो, बस। हम लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन कभी तुम लोग भी तो गांव आ जाया करो। इस बार समय निकालकर आप लोगों से मिलने जरूर आऊंगा। शुक्रिया, आपने सबको इजाजत दी। सब मतलब कौन कौन जा रहा है? सलमा, सबा, आफरीन और मैं। अच्छा होता अगर सलमा, सबा और आफरीन यहीं रुकते, यहीं रहते, तो कम से कम उन बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाती। और अब्दुल्ला को मैं अपनी फैक्ट्री में काम दे देता। सही कहा भैया आपने। ये बहुत अच्छा रहेगा अब्दुल्ला। आप सेटल हो जाएंगे। नहीं नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे लिए रिश्ता जो हमारे बीच जुड़ा है बहुत मायने रखता है। इसमें जरा सी भी खराश आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे लिए रिश्ता जो हमारे बीच जुड़ा है बहुत मायने रखता है। इसमें जरा सी भी खराश आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग सदियों से खिंची हुई इस लकीर को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। हमें एहतियात बरतना चाहिए। किस लकीर की बात कर रहे हो अब्दुल्ला? धर्म की लकीर की? मैं किसी धर्म को नहीं मानता। मेरे लिए इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और उसकी हिफाजत करना भी तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि नहीं? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। तो ठीक है, अब्दुल्ला भाई और मैं 40 गांव लौट जाएंगे। लेकिन आप? देखो बेटा, जो जज्बा मैं तुम लोगों में देख रहा हूं, उससे तो मुझे यही लगता है कि दीवारों की दूरी तुम लोगों को दूर कभी नहीं कर पाएगी, बल्कि और करीब ले आएगी। ये सारे फसाद की जड़ शंकर है, मगर वो सूरज के बहुत करीब है। जब तक मैं इन दोनों के दिलों के बीच दीवार नहीं खड़ी कर देती, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिर देखती हूँ दोनों के बीच दूरी कैसे नहीं बढ़ती। दीदी, एक खुशखबरी लाई हूँ। अब्दुल्ला और उसका परिवार 40 गांव वापस जा रहे हैं। जाना तो उसे पड़ेगा ही, चाहे वो खुद जाए या मैं उसे निकालूं। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो शंकर और उसका परिवार है। उसी के कारण तो ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। अब
अब्दुल्ला तो तने और पत्ते की तरह है, मगर जड़ तो शंकर है। उसका जाना यहाँ से बहुत जरूरी है। दीदी, मैं सर्वेंट क्वार्टर जाकर देखती हूँ, शायद कुछ और खबर मिल जाए। हेलो। हेलो। जी, आप कौन बोल रही हैं? अंदाजा लगाओ कि मैं कौन बोल रही हूँ। याद है मॉडर्न साइंस कॉलेज और उसका कैंटीन? हम लोग ने एक कप चाय शेयर की थी और फिर हमारी आखिरी मुलाकात भी वही हुई थी। अरे चैताली, कैसी हो तुम? कहाँ हो? मेरा नंबर कहाँ से मिला? गुड यार, पिछड़े हुए बहुत वक्त हो गया ना। देखो, ढूंढ के निकाल लिया मैंने। क्रेडिट गोज टू मी। और तुम बताओ, तुम तो सूरज सिंह की पत्नी हो गई हो, टेक्सटाइल मिल की मालकिन। बहुत अच्छा हाथ मारा है। तुम्हारे डैडी की भी तो टेक्सटाइल मिल है ना? और वो मिल भी 40 गांव में थी ना? थी नहीं, आज भी है। और आज उस टेक्सटाइल मिल की मालकिन मैं हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, शंकर तुम्हारा देवर है क्या? हाँ, क्यों? तुम्हारा देवर हमारे मिल में काम करता है। सुनो, मेरी एक राय है, तुम उसे 40 गांव मत भेजना। वहां उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। कुछ भी हो सकता है। टेक केयर ऑफ योर फैमिली। ऑल द बेस्ट। बाय। बहुत सारे दुश्मन हैं। शंकर को 40 गांव तो जाना ही पड़ेगा और उसे भेजूंगी मैं। अरे वो बुढ़ा खूसट इनायत गया कि नहीं? अरे नहीं गया तो उसे कचरे की तरह निकाल के बाहर फेंक। मैं तो उसे उसी दिन घर से बाहर निकाल देती। प्यार और नफरत बराबरी वालों में ढूंढो और अपनी औकात में रहो। अपनी औकात से ऊंची छलांग लगाओगे ना तो एक दिन ऐसे जमीन पे गिरोगे कि हाथ पैर टूट जाएंगे। चार दीवारी में रहकर भी आप लोग घर में नहीं रह रहे हैं। लेकिन चाचा, यकीन मानिए, अगर मैं लाचार नहीं होता ना तो आप लोगों की खुशियों पर पहरा कभी नहीं लगता।